हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए रहेंगे होंगे। साथियों, आज जो हम अब हाजिर हुए आप सबों के बीच लेक्चर नंबर 2 संविधान सभा हम लोग पढ़ रहे थे। तो संविधान सभा में मैंने लेक्चर 1 को कंप्लीट किया था और आज जो मैं कंप्लीट करने वाला हूं वो है लेक्चर नंबर 2। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या किसी भी एग्जाम की, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उस एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, एक बार मैं रिकॉल करवा देना चाहता हूं लेक्चर नंबर 1 को, कि जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैसे हुआ था। तो जैसे संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था 1946 ईस्वी में, और उस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। फिर उसके बाद संविधान सभा में आने के लिए सदस्यों को आने के लिए जो है फिर चुनाव का आयोजन किया गया था। चुनाव का जो आयोजन किया था, जो कि कुल जो संविधान सभा में जो सीट निर्धारित की गई थी, 389 सीट निर्धारित की गई थी, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत प्रांत, मतलब वो क्षेत्र जिसमें ब्रिटिश का नियंत्रण था। उसके बाद 93 देसी रियासत थी, ठीक है। और उसके बाद चुनाव होती है। चुनाव किस बेसिस पे होती है? अप्रत्यक्ष चुनाव होती है, जिसमें सभी को मत देने का अधिकार नहीं रहता है। तो फिर उसके बाद गठन होने के बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 को अगर सही चीज को आप सही कालखंड पे रख के समझेंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करते हैं। बात है 20 नवंबर 1946 ईस्वी को। 20 नवंबर 1946 ईस्वी को क्या होता है कि तत्कालीन जो वायसराय होते हैं उसके द्वारा जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो विभिन्न क्षेत्र से चुनकर जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान सभा में आए थे, उसको आमंत्रण भेजा जाता है। क्या आमंत्रण भेजा जाता है? 9 दिसंबर 1946 में के लिए, जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक होनी थी। तो इसलिए आप लोग जानते होंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। और इसके लिए आमंत्रण कब भेजा जाता है? 20 नवंबर 1946 को तत्कालीन वायसराय द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का आमंत्रण, ठीक है। अब देखते हैं पहली बैठक में क्या कुछ खास बातें थी। तो पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आप लोग जानते होंगे कि सब हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि इस दिन की बैठक के लिए जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अध्यक्ष चुना जाता है। हालांकि ये अस्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते, सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं। और इस दिन पहली बैठक में जो है कुल जो सदस्य ने भाग लिया था 207, जिसमें 9 महिलाएं थी, ठीक है। अब बात आती है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, और वो अध्यक्ष चुने जाने वाले मतलब निर्विरोध थे। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध अध्यक्ष चुना, जो कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 13 दिसंबर 1946, मैंने सबसे पहले 20 नवंबर 1946 का जिक्र किया, जिसमें वायसराय के द्वारा जो है जितने भी प्रतिनिधि जो निर्वाचित होते हैं उसको आमंत्रण भेजा जाता है संविधान सभा की पहली बैठक के लिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या होती है? पहली बैठक होती है। उसके बाद फिर क्या होता है? 11 दिसंबर को क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद बात आती है 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया। किसके समक्ष? संविधान सभा समक्ष। मतलब 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और ये प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है क्यों? देखिए, इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत के भावी संविधान के मूल सिद्धांत और उद्देश्य को बताना था। मतलब हमारा जो संविधान होगा कैसा होगा। तो इस प्रस्ताव का जो मुख्य उद्देश्य था, ये भावी संविधान के मूल सिद्धांतों और उद्देश्य को बताना।
बाद में यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। संविधान की प्रस्तावना का आधार, जैसे प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो कहने का मतलब ये जो प्रस्तावना थी, सॉरी ये जो उद्देश्य प्रस्ताव थी, यही प्रस्तावना का आधार बना। ठीक, अब है उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं। देखिए इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं कि इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषता क्या थी। चलिए इस उद्देश्य का जो पहली विशेषता थी, भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित करने का संकल्प। तो भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित करने का संकल्प। देखिए साथियों कि गणराज्य का मतलब होता क्या है, डेमोक्रेटिक तो हो गया आपको लोकतंत्र, गणराज्य मतलब रिपब्लिक। देखिए रिपब्लिक अर्थात गणराज्य का मतलब ये हुआ कि जो हेड ऑफ नेशन हो, जो राष्ट्र का प्रमुख हो, वह क्या हो, निर्वाचित हो, मतलब चुन के, लोगों के बीच चुन के आया हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गणराज्य। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात किया जाए तो इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। क्यों, यहाँ पे डेमोक्रेसी भी है, साथ ही साथ रिपब्लिक भी है। मतलब यहाँ पे जो हेड ऑफ नेशन होते हैं, राष्ट्रपति, वो क्या होते हैं, ये चुन के आते हैं। ये जो है राष्ट्रपति जी जो क्या होते हैं, चुन के आते हैं। और हालांकि इसमें सभी लोग वोट नहीं करते, लेकिन फिर भी इसके का एक जो है निर्वाचक मंडल के तहत क्या होते हैं, चुन के आते हैं। इसलिए भारत जो है क्या है, एक प्रकार का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, मतलब जनता का शासन, जिसमें क्या होता है कि हेड ऑफ रूलर जो होते हैं, जो शासन का जो अध्यक्ष होते हैं, वो भी चुन के आते हो। जैसे कि प्रधानमंत्री, हमारे देश की बात करें तो प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री क्या होते हैं, जनता के बीच से चुन के आते हैं। तो जनता के बीच से चुन के आने का मतलब ये हो गया कि अब लोकसभा जब चुनाव होती है तो उसमें विभिन्न लोकसभा क्षेत्र से क्या होते हैं कि प्रतिनिधि जो है चुन के जाते हैं। कहाँ पे, संसद। उसी में जो है जो दल होते हैं, जो पूर्ण बहुमत में दल होते हैं, उसी में से क्या होते हैं, जो उसके जो मतलब सांसद जो होते हैं, वो अपने एक नेता को चुनते हैं, वो अपने नेता को चुनते हैं। फिर राष्ट्रपति के द्वारा उस प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है। ठीक है, चलिए, तो भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित करने का संकल्प। दूसरा, सत्ता जनता के हाथों में होगी। सही बात है। देखिए संविधान निर्माताओं ने के पास कितना विद्वता थी। मतलब भारत एक ऐसा देश है कि मतलब यहाँ पे अंतिम शक्ति किसके हाथों में, लोगों के हाथ में है, यहाँ की जनताओं के हाथ में है। ठीक, तो सत्ता किसके हाथ में होगी, चूंकि, और वो अपने जो है एक जो अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी भी सरकार का गठन कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। तो एक बात और आपको देना चाहता हूं कि जो हमारा जो मताधिकार है वह एक प्रकार का लीगल राइट्स अर्थात कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये मूल अधिकार नहीं है। सभी नागरिकों को समान अधिकार, देश में धर्म, जाति, लिंग, भाषा या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। मतलब आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस लिंग के हो, या किसी विशेष क्षेत्र से भी आपका जन्म हुआ है, तो इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं। भारत के सभी राज्य, क्षेत्र और प्रांत एक संघ का हिस्सा होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और ये जो है, ये विशेषताएं कहां से ली गई है, कनाडा के संविधान, कनाडा से ली गई है। और अगर इसमें देखा जाए तो भारत क्या है, भारत है राज्यों का संघ। अगर इसको देखा जाए तो जिसमें विभिन्न राज्यों का भारत एक संघ है, और जो राज्य है किसके प्रति, केंद्र के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाए तो कुछ जो विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने भारत को क्या बताया, क्वासी फेडरल बताया, अर्धसंघीय। जैसे अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में क्या है, फेडरलिज्म है, जिसमें क्या होता है, स्टेट जो होता है उसको के पास ज्यादा पावर होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि सेंट्रल के पास ज्यादा पावर होती है। हालांकि इसके लिए अब अलग अलग विषय पे कुछ विषय पे जो है स्टेट कानून बनाते हैं, कुछ विषय पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जो दोनों के अंतर्गत आते हैं, और कुछ ऐसे विषय हो जाते हैं जिसका संविधान में वर्णित नहीं है, उसको अवशिष्ट शक्तियां में जोड़ लिया जाता है। ठीक है,
और इस तरह से 3 सूची भी आपको पता है कि तैयार है, मतलब 3 सूची का भी जिक्र है। राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट, संघ सूची अर्थात समवर्ती, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, और राज्य सूची संघ सूची, संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट। उसके बाद है देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और एकता की रक्षा करने का संकल्प। और देश की संप्रभुता, संप्रभुता मतलब क्या, जो अपने अंतिम निर्णय खुद ले सकता है, वही उसी को न संप्रभु राज बोलेंगे। जैसे अगर बात करा जाए इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो 1947 15 अगस्त 1947 से और जब तक संविधान लागू नहीं हुई थी, उस समय भारत के पास सॉवरेनिटी नहीं थी। ठीक, उस समय भारत क्या था, डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये हुआ कि उसके बीच में फिर भी हेड ऑफ नेशन, मतलब जो ब्रिटेन के जो सम्राट हुआ करते थे वही थे। फिर जब संविधान जैसे ही लागू हुआ तो फिर वो ऑटोमेटिक वो व्यवस्था खत्म हो गई। भारत विश्व शांति व मानव कल्याण के लिए कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थी, उसको 22 जनवरी 1946 द्वारा ईस्वी को क्या किया गया, पारित किया गया। उम्मीद करते होंगे कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और एक बार इसको आप फिर से हो सकता है तो इसको मतलब अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और एक सही कालखंड को सही जगह पे रख के अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगी। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं आज की क्लास को। तो बात है सबसे पहले 20 नवंबर 1946 ईस्वी को कि जब वायसराय द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं संविधान सभा के लिए, उसको आमंत्रण भेजा जाता है कि आप 9 दिसंबर के लिए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो संविधान सभा की बैठक होती है उसके लिए आमंत्रण भेजा जाता है। ठीक है, फिर क्या होती है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। इस बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हुए, 207। इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, विरोध किया। पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में क्या होती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर बात आती है 13 दिसंबर 1946 में क्या होती है, तो 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव जो एक प्रकार से भारत के जो संविधान है उसका मुख्य उद्देश्य, उसका निर्माण, मूल सिद्धांत सब उसी में छिपा हुआ था, जो बाद में जाके उस प्रस्तावना का आधार बना। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव की जो मुख्य विशेषताएं थी, ध्यान रखिएगा, ये सब इसकी मुख्य विशेषताएं थी। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1946 ईस्वी को पारित किया गया। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह से हम लोग इस सीरीज में इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक व शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।